All right. Fine then. I will share the screen. कल हमने जो है वी हैड स्टार्टेड, गुड इवनिंग बेटा, वी हैड स्टार्टेड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक रिव्यू. कल हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, राइट, एंड वी डिस्कस्ड दीज एक्सरसाइजेस. कुछ क्वेश्चंस थे, उसको हमने पढ़कर समझने की कोशिश की और उसके आंसर्स भी हमने ढूंढने की कोशिश की, राइट. सो ओवरऑल वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक रिव्यू. तो जो मैं आपसे कल कह रही थी कि हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है, ओके, इट इज नॉट द एक्चुअल ओरिजिनल स्टोरी. यहाँ पर जो दिया गया है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, लेकिन उसी स्टोरी के बारे में जो है हमें बुक रिव्यू के हिसाब से एक समझाया गया है. बुक रिव्यू के थ्रू हमें समझाया गया है कि ये स्टोरी में क्या लिखा गया है और कैसे लिखा गया है, और कहीं ना कहीं हमें ऑथर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है कि वो किस तरह से एक जो हार्ट टचिंग टॉपिक है या फिर दिल को छू जाने वाली जो टॉपिक है, उसको कैसे उन्होंने कहानी के तौर पर सबके सामने रखा. ओके, सो लेट्स बिगिन. द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. A.J. Cronin. अब A.J. Cronin कौन है? He is the author of this particular story. तो The Two Gentlemen of Verona जो है, ये टाइटल है उस स्टोरी के, उस कहानी का जो जिसके बारे में बुक रिव्यू हमें बताया गया है. ओके, स्टोरी रिव्यू हम कह सकते हैं, बुक रिव्यू की जगह पर हम स्टोरी रिव्यू कह सकते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कहानी है और इसके बारे में हमें जो है जानकारी मिल रही है. A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story. अब carved the idea का मतलब क्या है कि उन्होंने ये चीज जो है क्रिएट किया है. अगर आप बाएं तरफ देखें, ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी मीनिंग दिया गया है कि इट इज टू क्रिएट और एस्टैब्लिश एन आइडिया. ऑल राइट, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं कि A.J. क्रॉनिन जो लेखक है इस स्टोरी के, इस कहानी के, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस आइडिया को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखिए, नॉर्मली जो होता है कि आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे. ऑल राइट, उसका एक बेस होता है, उसका एक आइडिया होता है, या फिर एक जो थीम होता है कि मैं रीडर्स को या फिर मैं ऑडियंस के पास कौन सा मैसेज पहुंचाना चाहूंगा या चाहूंगी, राइट. तो ये एक दिमाग में होता है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा. तो अगर मैं एक कहानी बता रही हूं तो फिर वो ऐसे ही कोई कहानी नहीं हो सकती. अगर मैं सच में एक लेखक के हिसाब से इस समाज में अगर एक समाज में अगर मैं एक छाप छोड़ना चाहूं, तो फिर एक लेखक के हिसाब से मेरा क्या दायित्व होगा और इस समाज के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे. तो कहीं ना कहीं मतलब अगर कोई सोशल मैसेज है, ओके बेटा, अटेंडेंस लिंक मेरे पास तो नहीं है, वो नियति मैम ने शायद चैट में डाला होगा, तो यहाँ पर अभी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे लिए मुश्किल है. वी विल सी. ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप रहेंगे क्लास में तो आपको अटेंडेंस लिस्ट जरूर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा. ठीक है, थोड़ी देर आप रुकिए, जरा पहले क्लास अटेंड कर लीजिए. ठीक है, नहीं डाला है उन्होंने तो कोई बात नहीं, बाद में आप डाल देंगे, तो आप अटेंडेंस लिंक में आपका नाम डाल दीजिए. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो यहाँ पर जो है हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लेखक के हिसाब से हम किस दायित्व के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, या फिर हम कौन से दायित्व को यहाँ पर पालन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हम एक सोशल मैसेज या फिर सामाजिक तौर से हमारा एक समाज के प्रति एक मैसेज, एक जो मेन आइडिया है उसको रखने की एक मतलब बड़ी दायित्व होती है हमारे कंधों पर. तो यहाँ पर ये एक ऐसी बात है कि कोई भी इंसान, अब देखिए इंसान हर एक टाइप के होते हैं, राइट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, बट देयर आर वेरी लेस और वेरी फ्यू पीपल यू विल गेट इन टुडेज वर्ल्ड जब आपको कोई सेल्फलेस हेल्प, यानी कि मतलब खुद के
बारे में बिना सोचे सिर्फ दूसरों के प्रति एक सेवा का दायित्व रखने वाला कोई ऐसा इंसान या फिर सिर्फ सेवा भाव रखने वाला एक ऐसा इंसान आपको बहुत ही कम मिलेगा। ओके, और जितना दिन जा रहा है, जितनी हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना हम मॉडर्न जमाने की बात कर रहे हैं, उतना आप देखेंगे कि दिन पर दिन लोगों के प्रति लोगों का जो भाव है वो कहीं ना कहीं सेवा भाव तो बिल्कुल भी नहीं रहता, वो ज्यादा से ज्यादा वो सेल्फिश बनते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद के लिए जितना मतलब मिल सकता है या फिर मुझे मतलब मेरे लिए या फिर मेरे परिवार के लिए मुझे जितना मिलेगा मैं उतना करूंगा या फिर उससे ज्यादा नहीं, मतलब मेरा फायदा क्या है। तो नॉर्मली हम गेन देखते हैं, नॉर्मली हम प्रॉफिट देखते हैं या फिर हम एक अपना फायदा देखते हैं। तो बिना फायदे का यहाँ पर कुछ होगा नहीं, मैं ऐसे ही क्यों किसी को टाइम दूं या फिर क्यों किसी के लिए कुछ काम करूं। तो दैट इज जनरली द थॉट प्रोसेस। लेकिन अगर जहां पर आप रिश्तों को ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर अगर आपने किसी रिश्ते को अगर आपने सराहा है या फिर रिश्ते को अगर आपने एक रेस्पेक्ट देने की कोशिश की है, तो आप हर चीज को उसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मेरे लिए ये रिश्ता सबसे ज्यादा मायने रखता है, राइट। तो यहाँ पर उस रिश्ते को और निखारने के लिए आप एक ऐसे मतलब अपने आप को आपको हर पल जो है एक आगे एक व्यक्ति के हिसाब से रखना चाहिए, जहां पर हमेशा आप खुद को कभी कभी शायद भूल भी जाना हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फलेस हेल्प। नॉर्मली नहीं तो लोग अगर खुदगर्जी के हिसाब से अगर काम करें तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फिशनेस इन इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी के दौरान, इस स्टोरी के थ्रू, इसके सहायता से, इस कहानी के सहायता से एजे क्रॉनिन जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक सेवा भाव है, मतलब बिना खुद के बारे में सोचे सिर्फ सामने वाले के प्रति एक जो श्रद्धा भाव है, एक जो रिस्पेक्टफुल आइडिया है, उस चीज के बारे में यहाँ पर, उस चीज के इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, राइट। एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स इन द स्टोरी। तो डेडिकेशन का मतलब क्या है कि मतलब हर चीज को भूलकर सिर्फ उस पर्टिकुलर दायित्व के प्रति आप खुद को जो है पूरे तरह से समर्पित कर देते हैं, राइट। सो समर्पण कर देना यानी कि पूरे तरीके से डेडिकेट कर देना। तो ये चीज जो है, और यहाँ पर ये किसके लिए है, ये समर्पण या फिर ये जो सेवा भाव है, ये किसके लिए है, रिलेशनशिप्स के प्रति यानी कि रिश्तों के प्रति, ठीक है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर इस सेवा भाव को और अपने दायित्व को और अपना जो समर्पण है इसके बारे में बात की गई है। द स्टोरी रिवॉल्व्स। अब यहाँ पर बुक रिव्यू के हिसाब से, स्टोरी रिव्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो हमें ये जानकारी मिलती है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज। रिवॉल्व्स का मतलब क्या है, रेवोल्यूशन का नॉर्मली मतलब क्या है कि घूमना या फिर मतलब एक चीज को आप सेंटर में रख रहे हैं और उसके आसपास जो है वो सेंटर में रखकर आप उसके आसपास घूम रहे हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इंग्लिश में ये जो रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन जो वर्ड्स है वो नॉर्मली आप देखेंगे कि ज्योग्राफी या फिर भूगोल में ये वर्ड्स यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे सूरज है, सूरज के आसपास जो पृथ्वी घूमता है, तो सूरज का जब एक चक्कर पूरा खत्म हो जाता है, दैट मीन्स एक साल का जो वक्त होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। ऑल राइट। वहीं पे अगर आप देखें तो पृथ्वी के खुद का एक अपने जगह पर घूमना वो हमें क्या बताता है, 24 घंटा यानी कि एक दिन का समय हमें देता है। तो दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। लेकिन यहाँ पर ये उस तरीके का फिजिकल घूमना या फिर फिजिकल रोटेशन या रेवोल्यूशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो आइडिया को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोरी का एक सेंट्रल आइडिया होता है कि मुझे इस टॉपिक के बाहर जाकर बात नहीं करनी है। तो अगर मुझे लेखक के हिसाब से अगर ये मैं कहूँ कि इस स्टोरी के थ्रू, इस कहानी के थ्रू मैं
कौन सा मैसेज देना चाहूंगा या चाहूंगी, तो दैट इज व्हेन द ऑथर थिंक्स कि मेरा एक सेंट्रल आइडिया होगा कि इसका एक थीम होने वाला है। तो जैसे ये स्टोरी में है कि सेवा भाव या फिर समर्पण रिश्तों के प्रति, तो ये टॉपिक के ऊपर ही मुझे ऐसी एक स्टोरी बनानी है जिसके कैरेक्टर्स उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बने, जो सेवा भाव रखता हो या फिर रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाता हो। उसके अलावा मेरे मतलब इस कहानी में उसके बाहर, उस टॉपिक के बाहर मुझे जाना नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वर्ड रिवॉल्व्स ओवर हियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिवॉल्व्स। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज। तो यहाँ पर ये स्टोरी, अब स्टोरी जब आप कह रहे हैं, कहानी जब आप कह रहे हैं, तो आपको कैरेक्टर्स चाहिए। कैरेक्टर्स यानी कि कुछ ऐसे इंसान जो ऐसा कोई रोल करेगा यहाँ पर, ठीक है। आप देखें तो हम एक ही इंसान है, राइट, वी आर वन पर्सन। लाइक अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो आई एम वन पर्सन, लेकिन यहाँ पर आप अगर रोल्स के हिसाब से देखें तो एक इंसान पूरे दिन में, पूरे साल में और फिर पूरे जीवन में अगर आप देखें तो कितने सारे रोल्स, कितने सारे जो है वो चेहरे बदल बदल कर अपना रोल निभाता रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे एक आइडेंटिटी दी है, मतलब अगर आप मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, हमारे लिए ये इंसान एक मैम है या फिर टीचर है, राइट, क्योंकि आपके सामने, यस, पात्र, वेरी गुड। सो कैरेक्टर का अर्थ होता है पात्र। तो यहाँ पर हम कौन से पात्र का अभिनय मैं कर रही हूँ या फिर मतलब कौन सा रोल मैं निभा रही हूँ, तो राइट नाउ आई एम डूइंग और आई हैव टेकन अप द रोल ऑफ अ टीचर। तो जब हम कोई भी काम सिखाने के हिसाब से अगर हम करते हैं तो वी बिकम द टीचर। अब टीचर बनने के लिए आपको हमेशा वो ये टीचर बनने के लिए आपको हमेशा उस तरीके का क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। यस, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली यू नीड दैट क्वालिफिकेशन। नहीं तो किस भरोसे मतलब आपको कोई वो दायित्व देगा कि बाबा आपको ये बच्चों को पढ़ाना है, राइट, या फिर कुछ सिखाना है। वैसे देखा जाए तो हर घर में पहली जो सबसे पहली जो टीचर होती है वो है माँ, राइट। नेचुरली साथ साथ में पूरा परिवार भी आ जाता है, सब लोग अपना अपना एक रोल निभाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान के जन्म के तुरंत बाद से या फिर जन्म के पहले से ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सबसे पहला टीचर जो होता है वो हमारी माँ होती है, हमारी माता होती है, राइट। तो मदर्स आर द फर्स्ट टीचर्स ऑफ एनी चिल्ड्रन। तो वहां पर अगर आप देखें तो उस हिसाब से अब माँ जो है वो बच्चे को वैल्यूज सिखाती है, वो उनके बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाती है, राइट, संस्कार देते हैं, वो फैमिली में कैसे रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक आदर भाव, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट, सम्मान, ये सब चीजें जो वैल्यूज जो हम कहते हैं, राइट, संस्कार जो कहते हैं, वो हमें घर से ही मिलते हैं, राइट। जब उसके बाद हम बाहर जाते हैं तो राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एट माई प्लेस, तो मेरे मम्मी पापा के लिए मैं उनकी बेटी हूँ, राइट। बेटी के बाद अगर मैं यहाँ पर अभी बेटी का रोल निभाकर मैं अगर यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो आई हैव लेफ्ट और आई हैव टेकन अपार्ट, मैंने वो जो डॉटर वाला या फिर जो बेटी का जो चेहरा है उसको मैंने साइड में रखते हुए अभी मैंने टीचर का मास्क मैंने पहन लिया है। व्हाई? बिकॉज आई एम टीचिंग राइट नाउ, ऑफिशियली आई एम टीचिंग यू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी मम्मी का रोल निभाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे बेटे का एग्जाम चालू हो जाएगा, तो आई हैव टू बी विथ हिम एज अ मदर, फॉर हिम एज अ सपोर्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए तो हर एक इंसान मल्टीपल रोल्स निभाता रहता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्टोरी में कुछ दो सिर्फ लड़कों के बारे में बताया गया है जिनका नाम है, एक जन का नाम है निकोला एंड दूसरे व्यक्ति का नाम है जैकोपो। Okay, so now the story revolves around two boys named Nicola and Jacopo who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. अब tuberculosis जो हम टीबी के नाम से जब जानते हैं तो वो जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइन, उसमें वो टीबी का जो डिजीज है वो उनके सिस्टर की, बहन की मतलब शरीर में वो पाया गया है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए, राइट। तो ट्रीटमेंट यानी कि पैसे का एक
बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो अब अगर आप कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन या फिर कोई गरीब घर के दो भाई को अगर आप देखें तो अपने बहन के प्रति, अपने दीदी के प्रति या फिर बहन के प्रति उन्होंने एक रोल निभाया है, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। हो सकता है कि वो अगर एक ऐसे सेल्फिश इंसान होते कि ठीक है दीदी है या फिर बहन है कोई बात नहीं, लेकिन हम मतलब पैसा जो भी हम अर्न करेंगे वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर लाइव्स। अब दीदी को तो वैसे भी डिजीज हो चुका है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, 2 दिन में वो थोड़ा सा और बिगड़ जाएगा एंड देन शी विल पास अवे, वो मतलब उनका निधन हो जाएगा, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वैसे भी उनमें डिजीज आ गई है। अगर सोचिए कि कोई इस तरह से सोचता तो नेचुरली रिश्तों में एक कड़वाहट आ जाती, सबके मतलब आपस में जो रिश्तों का जो एक मान होता है, सम्मान होता है, वो कहीं ना कहीं वो छूट जाता। बट दीज टू ब्रदर्स निकोला एंड जकोपो, दे रादर वेंट अहेड, वो बियॉन्ड सबको मतलब सबके बियॉन्ड जाकर, यानी कि सब कुछ छोड़ के वो मतलब अपना दायित्व इतने हद तक उन्होंने मतलब समझने की या फिर संभालने की उन्होंने कोशिश की कि जैसे भी करके, अब ये बच्चे जो है ये बहुत ही गरीब घर से आते हैं, ये हमें पता चल गया है, फ्रॉम विच लाइन, who do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल है। नॉर्मली हम जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बेटा आपको बड़ा होकर क्या बनना है, आपको आपके जीवन में क्या हासिल करना है। तो वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट, वी टॉक अबाउट एम, वी टॉक अबाउट गोल, वी टॉक अबाउट सम डिसीजन इन लाइफ कि आपको आगे जाकर आपके जीवन में क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, राइट। तो आप के जीवन का एक अर्थ होना चाहिए कि ऐसे ही कोई आपने जीवन मतलब आप आ गए, मतलब आ गए तो जीवन आपको मिल गया तो जस्ट यू आर लिविंग योर लाइफ जस्ट लाइक दैट। तो इस तरीके से जो आप देखें तो कहीं ना कहीं वो लाइफ का एक वेस्टेज मानने जैसा हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्पस कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं अगर सुबह उठती हूँ तो मेरे जीवन में आगे क्या करना है, तो इफ आई नो दैट आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, तो जॉब यानी कि मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे अर्न करने वाले जॉब की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई बाहर जाके पैसा नहीं भी कमाता है देन ऑल्सो द पर्सन टेक्स केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर आप देखिए तो घरेलू जो महिलाएं होती है, घरेलू महिलाएं यानी कि जो बाहर जाकर पैसे शायद ना कमाए लेकिन घर के प्रति उनका एक अलग तरीके का दायित्व होता है। तो जैसे हम हमारी दादी, नानी, माँ, मौसी, चाची, काकी, ये लोग अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर इनको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो कि वो बाहर जाके हमारे जैसे तैयार होकर ऑफिस में जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, या फिर बाहर का कोई ऑफिस जॉब करे जहां पर उनको एक हजारों में या फिर लाखों में उनको जो है अर्निंग्स मिल सके या फिर वो खुद का पैसा कमा सके। बट देन इवन इफ दे आर द हाउस वाइव्स, इवन इफ दे आर द होम मेकर्स जो अपने फैमिली के प्रति एक दायित्व निभा रहे हैं, उनके भी लाइफ में आप देखें तो कहीं ना कहीं एक पर्पस जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठूं तो फिर मेरा बच्चा टिफिन में क्या लेकर जाएगा, अगर मैं मुझे अगर नींद आती भी हो तो भी मैं अगर थोड़ी देर और, आधा घंटा और या फिर 10 मिनट ज्यादा अगर मैं सो गई तो फिर मेरे बच्चे के लिए टिफिन कौन बनाएगा, और नेचुरली वो भूखा सो जाएगा या फिर वो ऐसे ही खाली पेट वो चला जाएगा, तो फिर भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा। तो ऑब्वियसली द मदर हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बाकी कुछ करे ना करे लेकिन सुबह उठकर अगर उनको पता है कि मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है, द फर्स्ट थिंग दैट शी विल डू इज शी विल प्रिपेयर द फूड, ताकि वो गर्मा गर्म लंच बॉक्स या फिर ब्रेकफास्ट, जितने भी ब्रेक्स होते हैं नॉर्मली स्कूल्स में, एक रिसेस होता है तो एक रिसेस अच्छे तरीके से रोटी सब्जी दाल चावल कुछ वो पैक करके देंगे, या फिर फ्रूट्स देंगे, या फिर 2 टिफिन पैक करके देंगे, कुछ नहीं है तो कम से कम एक बिस्किट का पैकेट भी रख देंगे, लेकिन उतना भी वो करेंगे। उसके लिए उनको जल्दी उठना पड़ता है, तभी वो नहीं देखेंगे कि मुझे बुखार है, तबीयत खराब है एंड ऑल दैट। शी विल फाइंड दैट पर्पस, शी हैज फाउंड द पर्पस, राइट। तो अपने परिवार के प्रति उन्होंने ये दायित्व लिया है। अब जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो घर में शायद वो अकेले हो,
ठीक है। अगर वो अकेले हो तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि घर में तुम बैठकर पूरे दिन क्या करते हो। जो लोग हाउसवाइफ होते हैं या फिर होम मेकर्स होता है तो अक्सर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको ये बातें सुननी पड़ती है कि पूरा दिन भर तो तुम घर पे ही रहते हो सकता है कि हमारे जाने के बाद आप सो जाते हो या फिर सिर्फ टीवी देखते हो। ऐसा नहीं है। दे विल थिंक कि अगले दिन मुझे टिफिन बनाने के लिए घर में रोटी सब्जी बनाने के लिए आटा चावल दाल सब्जी है कि नहीं, बच्चे को न्यूट्रिशन देना है तो उसके लिए फल मुझे बाजार में जाकर मुझे खरीदना है, या फिर मेरे बच्चे को ये स्कूल के लिए ये सामान चाहिए, 2 दिन में ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो हो सकता है कि मुझे दुकान में जाकर बच्चे के लिए वो सामान खरीद कर लाना पड़े। तो ये जो पीछे का जो बिहाइंड द सीन्स जो होता है वो कहीं ना कहीं महिलाएं अपने दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से वो निभाते हैं। तो यू सी इफ दे डिड नॉट डू दैट और हर चीज अगर आपके ऊपर छोड़ दी जाती तो क्या आपको इतनी आसानी से ये मतलब जो आपको हाथ हाथ में जो हाथ मतलब मिल जाता है, स्पून फीडिंग हो जाता है, तो यू वुडंट हैव गॉट दिस इजी लाइफ। तो आप इस तरीके से अगर आप देखें तो इसी में मैं एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगी कि कहीं ना कहीं ये बुक रिव्यू या फिर ये स्टोरी के साथ साथ हम कहीं ना कहीं अपने दायित्वों को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने लाइफ में जो भी मतलब इंसान है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के हिसाब से हो, फ्रेंड्स के हिसाब से हो, टीचर्स क्लासमेट्स कोई भी हो, तो उनके प्रति हमारा एक रिस्पेक्ट आना चाहिए मन में। All right. Second thing is that we also should understand that we have to count our blessings. We should count our blessings every day. Blessings का मतलब क्या है कि आप ये सारी चीजों को बेटा आप मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि चैट बॉक्स में आप लोग कंटिन्यूसली लिख रहे हैं कि अटेंडेंस लिंक दीजिए। I have no clue about the attendance link. ये सारा चीज जो है नियति मैम संगीता मैम वो हैंडल करते हैं। They will send it across. You don't worry. ऑल राइट right. अभी आप क्लास में अगर आए हैं तो प्लीज एक्सप्लेनेशन के प्रति जरा ध्यान दीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। ऑल राइट right. अभी अभी क्लास शुरू हुआ है तो लिंक आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। ऑल राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड। और बार बार ये चैट बॉक्स में वही एक बात लिख लिख कर हर किसी को वही लिखना है ऐसा मत कीजिए। All right, let's continue and focus on the chapter. तो now what we were trying to understand is कि कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है इसके थ्रू हम इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एक दायित्व होती है, राइट, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो अगर परिवार को हमने छोड़ दिया और सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं तो वो समाज सेवा का कोई मतलब फायदा ही नहीं है। अगर घर में माता पिता हो लेकिन हम उनका मतलब उनके साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं या फिर उनको हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और वी डोंट टेक केयर ऑफ देम, बट वी शो द पीपल, वी शो द वर्ल्ड थ्रू पिक्चर्स और फोटोज और सेल्फीज कि मैं ऑर्फनेज में जाके मैंने दान किया है या फिर मैं ओल्ड एज होम में जाकर मैं ये सेवा भावना कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप घर के माता पिता, घर के अंदर जो माता पिता है उनके प्रति अगर आपका दायित्व आप पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर बाहर जाकर समाज में आप कुछ भी कर लीजिए वो सिर्फ दिखावा ही माना जाएगा। दैट इज नॉट द ट्रू सर्विस, राइट। पहले खुद के माता पिता के प्रति आप सेवा भाव रखिए, उनके प्रति आप एक ग्रैटिट्यूड रखिए, तब जाके आपके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। क्यों? क्योंकि सफलता अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, मटीरियलिस्टिक मनी के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा चीज है कि मतलब इनवैल्यूएबल हम जिसको कहते हैं ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, कि अगर आशीर्वाद है तो आपके ऊपर से कोई भी मतलब उस चीज को हटा नहीं सकता। यू विल बी ब्लेस्ड लाइक एनीथिंग। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज करना चाहिए कि एवरी डे यू शुड थैंक। कि फर्स्ट चीज ये है, पहली चीज ये है कि जब आप नींद से उठते हैं, ओके, द फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर अवेक, जब आप जागते हैं तो आपको ये ध्यान में मतलब कॉन्शियसली लाना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आप सांसें ले रही हैं, आप आंखें खोल रहे हैं, आपको अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये फिजिकल बॉडी जो है दैट इज अलाइव, आप जिंदा है। जिंदा है तो मतलब क्या है कि यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यू आर गेटिंग अ न्यू लाइफ अगेन। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि लोग ये
बर्थडे बहुत जोर शोर से आजकल मतलब चारों तरफ एक थीम पार्टी रखते हैं, या फिर बहुत पैसा खर्च करके ये लोग बर्थडे पार्टीज मनाते हैं एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन बर्थडे जो होता है वो सिर्फ जन्मदिन हम जिसको कहते हैं, वो तो ठीक है, चलिए वो तो एक सबसे मतलब क्या कहेंगे, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम जो हमारे माता पिता के लाइफ में आते हैं, क्योंकि हम आ जाते हैं उनके जीवन में, राइट। एंड व्हेन वी बिकम पेरेंट्स we know that what a valuable moment that is, so that is definitely very very precious moment for everyone। वो मतलब बहुत ही उसका कोई मतलब जो है, आप कितना भी आप वर्ड्स यूज कीजिए उसके लिए आपका कोई वर्ड्स भी मतलब कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे, बिकॉज दैट इज सच अ फीलिंग, बिकॉज इट्स वी हु हैव मेड देम द पेरेंट्स, नहीं तो वो ऐसे ही पेरेंट्स नहीं बने, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप जन्मदिन सिर्फ वो दिन के हिसाब से कि साल में मेरा जन्मदिन एक ही बार आता है, इट्स रॉन्ग। ओके, आइडियली आप देखें तो आप एक आपके एज को हिसाब लगाने के लिए आप साल में वो एक स्पेशल डे आप सेलिब्रेट करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को एक स्पेशल भाव या फिर एक स्पेशल फील करवाते हैं ऑन द बर्थडे, राइट। बट देन दैट इज नॉट ओनली वंस इन अ ईयर, एक्चुअली आई फील दैट वी शुड सेलिब्रेट आवर बर्थडेज एवरी डे। इस पार्टी या फिर केक या फिर वो कैंडल को ये करके जो मतलब ऐसे ब्लो करके, ब्लो ऑफ करके जो आप ये करते हैं, उसके हिसाब से मैं बर्थडे सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप नींद से जागते हैं, जब आपकी आंखें खुलती है हर सुबह, तो आपको एक थैंक यू कहना चाहिए उस भगवान को या फिर अल्लाह को या फिर जीसस को, आप जिसको मानते हैं उनके प्रति। क्यों? क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि यस आई एम अलाइव, मतलब मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ है, मुझे एक नया दिन मिला है। Automatically that gratitude, when you thank God, you pray God and you have a beautiful smile, तो automatically आपने क्या किया, आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की, right। and in the process what happens is कि जब आपने दिन की शुरुआत एक ऐसे रिलैक्स्ड माइंड से और बहुत ही श्रद्धा भाव से अगर आपने किया, भगवान को आपने प्रणाम किया, आपने माता पिता को आपने थैंक यू कहा, आपने वो घर से जब बाहर निकलते हैं तो वो आशीर्वाद का एक हाथ रखते हैं या फिर ऐसे ही कर देते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए, तो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपको हर दिन आपको खुद को याद दिलाना चाहिए, राइट। हो सकता है कि हम इतने क्या कहे धनी इन द सेंस मटीरियलिस्टिकली, पैसों के हिसाब से, ओरिजिनल पैसा जो हम कमाते हैं, कागज का जो टुकड़ा हम जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इफ यू कंसिडर दैट मनी, राइट, हो सकता है कि हम इतने मतलब लाखों करोड़ों या फिर अरबपति के जैसे हम शायद उतने बड़े इंसान नहीं है, राइट, पैसों के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर स्टिल ब्लेस्ड। एटलीस्ट हमारे माता पिता हमें एक सिंपल दाल चावल ही सही लेकिन वो बनाकर खिलाने की क्षमता रखते हैं, राइट। अगर हमारे पास खुद का घर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप रेंटल घर में या फिर भाड़े के घर में भी अगर आप रह रहे हैं, तो कम से कम आपको उसके लिए भी थैंक्स देना चाहिए कि भगवान ने आपके माता पिता को कम से कम उस तरीके का श्रम या फिर उस तरीके का काम करने का एक मतलब स्ट्रेंथ दिया है कि कम से कम खुद का घर ना होकर भी वो मतलब उतनी नौकरी करके उतना पैसा या फिर थोड़ी बहुत जो भी उनको पैसा मिल रहा है, कम से कम वो भाड़े का पैसा वो देने की क्षमता रखते हैं। दैट ऑल्सो दे आर एबल टू अफोर्ड। आपके घर का जो छत है, हो सकता है कि ये बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स और एसी रूम्स के जैसे ना हो, शायद आपका एक मिट्टी का घर हो या फिर टिन का छत हो, बट एटलीस्ट यू हैव शेल्टर, एटलीस्ट यू हैव दैट सीलिंग, यू हैव दैट शेल्टर। आपके ऊपर वो एक ब्लेसिंग है। कम से कम आप रास्ते में नहीं है या फिर आकाश, खुला हुआ आकाश आपका छत नहीं है, यू आर दैट सेफ। आपको कम से कम एक चार दीवारी के अंदर एक सुरक्षित परिवार और घर मिला हुआ है। यू आर गेटिंग फूड एवरी डे, 2 वक्त की अगर सूखी रोटी भी मिल जाए देन ऑल्सो यू आर एबल टू ईट। कम से कम वो गर्मा गर्म रोटी मम्मी अगर परोस के खिला रही है तो नेवर कंप्लेन टू हर कि आप डेली मुझे यही खाना बनाकर मतलब खिलाते हैं या फिर यही सब्जी आप डेली बनाते हैं।
कोई बात नहीं, जितनी क्षमता है उतने में ही अगर उन्होंने रिस्पेक्टफुली अगर उन्होंने वो काम करके आपको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड बी very very thankful and grateful to them because they are giving you that opportunity. और क्या चीज चाहिए आपको कि जहां पर हो सके तो आपको कम से कम वो इतना एक बढ़िया मौका दे रहे हैं where you are getting an opportunity to learn, आपको शिक्षित होने में वो और ज्यादा सहायता कर रहे हैं. सो यू सी बेसिक एमिनिटीज जो होती है, बेसिक जो नेसेसिटीज होती है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा, पेट भरने के लिए खाना और सर के ऊपर एक छत, राइट, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज. ये तीन आपका पूरा हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में यू आर इवन मोर ब्लेस्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे मराठी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तमिल मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो, भाषा का कोई मतलब छोटी बड़ी बात नहीं होती है, राइट. इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, मराठी मीडियम में पढ़िए या फिर हिंदी मीडियम में पढ़िए, लेकिन कम से कम आपको शिक्षा तो मिल रही है, कम से कम आपको पढ़ने का एक मौका तो मिल रहा है. कितने जन को तो भीख मांगकर भी मतलब वो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कम से कम आपको वो पढ़ने लिखने का अधिकार और पढ़ने लिखने का जो एक मौका है वो आपको मिल रहा है. सो यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स एवरी डे एंड रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे दैट हाउ ब्लेस्ड आई एम. और साथ साथ में सामने जब आप डेली देखते हैं कि आपका एक परिवार है, मम्मी पापा एक साथ अपने आप में प्यार से रहते हैं, आपस में वो एक दूसरे को इज्जत देते हैं, राइट, घर में बहुत मतलब एक दूसरे को सम्मान देकर बात करते हैं, राइट, पापा मम्मी को हेल्प करते हैं, मम्मी पापा को हेल्प करते हैं एक दूसरे को समझकर, और साथ में जब आप लोग मिलते हैं तो एकजुट एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा परिवार होता है. और साथ में अगर दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, मामा मम्मी हो, जो भी हो, अगर उनका भी प्यार मिल जाए तो यू आर इवन मोर ब्लेस्ड. प्लस यू हैव योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड एवरीवन. सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेयर एंड कीप योरसेल्फ रिमाइंडिंग दैट हाउ ब्लेस्ड आई एम. मैंने इतनी सारी चीजें आपको क्यों कही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है, ये रिश्तों के लिए ही है या फिर रिश्तों के बारे में ही बताया गया है. अगर ऐसा फीलिंग ना हो तो आजकल जिस तरीके से सेल्फिश वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. आज शायद वो कंट्रोल नियति मैम करके गए हैं, तो मैं इसके लिए किसी की भी आवाज में सुन नहीं पा रही हूँ, दो आई कैन सी द मैसेजेस, लेकिन मैं अभी खुद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. मैं पहले पढ़ा लूं, फिर लास्ट में 5 minutes आई विल ओपन द माइक फॉर यू एंड देन यू ऑल कैन शेयर योर आइडियाज. ओके वेदिका, थैंक यू बेटा. तो यहाँ पर जो है हम ये चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने जो इतना रिश्तों के बारे में हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिश्तों को आप आपके खुद के जीवन के रिश्तों को अगर आपने नहीं समझा तो ये स्टोरी को आप क्या समझेंगे, या फिर इसका जो एक रूट, जो एक सेंट्रल आइडिया है, राइट, अबाउट रिलेशनशिप्स, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट. इट इज अ वेरी वेरी हार्ट टचिंग एंड इमोशनल स्टोरी, राइट. ये हो ही सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो दो भाई अगर कहते या फिर एक जन भी अगर कहता कि नहीं नहीं ठीक है, वो तो बीमार है, उनको बीमारी से क्या, अभी 2 दिन में चले जाएंगे. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यस बेटा, जो भी एग्जाम्पल है आप एक काम कीजिए, अगर आपको याद रखना है आप एक नोटबुक में लिख कर रखिए. लास्ट 5 minutes आई विल ओपन द माइक फॉर एवरीवन, दैट टाइम यू ऑल डू इट. ओके फाइन, क्योंकि नहीं तो फिर ये लेसन में बार बार जो है ब्रेक आ जाता है. तो लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. ऑल राइट, ओके ओके ओके. All right. So यहाँ पर जो है we see that this particular story has given a lot of importance to relationships. The story begins with the narrator. अब यहाँ पर हमें ये जानकारी मिल रही है कि ये जो स्टोरी है The Two Gentlemen of Verona, ये जब कहानी आप ओरिजिनल पढ़ेंगे तो ये हम जो पढ़ रहे हैं this is the book review, this is the story review. Okay, तो ये जो स्टोरी रिव्यू है या फिर बुक रिव्यू जो है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये स्टोरी के बारे में हमें बताया गया है. तो ये स्टोरी की शुरुआत जो है इस तरीके से होती है, इस प्रकार से होती है कि जो नरेटर है, नरेटर यानी कि क्या, जो सूत्रधार, जो पीछे आपको नरेट करके बताते हैं. तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि कोई भी नाटक जब होता है तो स्टेज पे कैरेक्टर्स होते हैं, राइट. तो
तो अब हो सकता है कि वो अपने चेहरे पे बहुत सारा एक्सप्रेशन लेके वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अटरिंग द वर्ड्स, वो सिर्फ एक माइम या फिर एक चुपचाप सा एक एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन पीछे एक आवाज, वो आवाज कौन एक्चुअली बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स, जो पात्र आपको स्टेज पे दिखेंगे, शायद वो अपना, दे आर नॉट मूविंग देयर लिप्स, दे आर नॉट, वो अपना मुंह खोलकर बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन से वो आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको एक आवाज सुनाई दे रही है पीछे, राइट, बैक स्टेज से, पीछे, स्टेज के पीछे से आपको, विंग्स के पीछे से आपको एक आवाज आती है, राइट, जो आपको ये कहेगा कि अब ये पीछे ये कैरेक्टर आ गए हैं, ये इन्होंने ये सोच रहे हैं, ये तो पीछे जो ये कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नरेटर। तो यहाँ पर ये कहानी के जो सूत्रधार है, या फिर ये जो कहानी का जो जिनके थ्रू हमें ये कहानी पता चल रही है, so though we are getting to know about Nicola and Jacopo, right, तो ये दो जो भाई है, ये खुद अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो दे आर नॉट टेलिंग अस, ओके, ये जो कहानी है ये नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नरेटर खुद भी एक पात्र है इस कहानी में, ओके। तो ये कहानी जो है वो दो भाई के बारे में या फिर बहन के बारे में, वो नरेटर अपने परसेप्शन से या फिर अपने आंखों के जरिए से या फिर अपने तरफ से वो इस कहानी को कह रहे हैं। नरेटर, नरेटर मीन्स जो इस कहानी को बता रहा है, ओके। अगर सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई कहानी शेयर कर रही हूँ अपने बचपन के बारे में, कोई एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम नरेटिंग इट। नरेटिंग मतलब मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर आप मतलब समझने की कोशिश करें तो मैं जो चीज बोल रही हूँ एक कहानी के हिसाब से, एक कहानी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कुछ कहूं तो आई एम नरेटिंग इट, कि मेरे साथ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, तब मैं ये क्लास में थी, या फिर 2 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ। तो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डिस्क्राइबिंग, आई एम नरेटिंग, कि जो घटना मेरे साथ हुई है उस चीज को मैं अपने मुंह से बताकर आपको मैं दोहरा रही हूँ, राइट। सो एजे क्रॉनिन इज द ऑथर, यस वेदिका, यस। सो the story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Alps यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि सह्याद्री, ओके, या फिर अरावली, जो हम भूगोल में, ज्योग्राफी में हम जो पढ़ते हैं ना कि माउंटेन रेंजेस, राइट। तो यहाँ पर जैसे हम हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे ही एल्प्स जो है वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, राइट। तो पहाड़ का जो एक रेंज है, माउंटेन रेंज, तो वहां पे फुटहिल्स, फुटहिल्स मतलब क्या है कि बड़े बड़े पहाड़ के नीचे से जब आप जाते हैं, आप एकदम से तो पहाड़ के ऊपर नहीं जाएंगे, पहाड़ शायद आपके साइड से या फिर आप पहाड़ को क्रॉस करके जाते होंगे, लेकिन पहाड़ के नीचे जो मतलब नीचे का जो पार्ट होता है जहां पर लोग बसते हैं, राइट, जहां पर एक मतलब एक गांव बसता है या फिर कुछ लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फुटहिल्स। तो ये जो नरेटर है वो एल्प्स के नीचे जो रास्ता है, जो गांव है, जो शहर है, उसके बीच में से जो रास्ता है, वहां पर वो गाड़ी में ड्राइव करते हुए वो जा रहे थे, वो गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है। तो स्टोरी इस तरह से, ये कहानी जो है इस तरह से शुरुआत होती है। हियर इज व्हेन ही फर्स्ट encounters the two brothers selling wild strawberries। और जब वो गाड़ी से इस जगह को पास कर रहे थे तब इन्होंने इन दो छोटे छोटे लड़कों को एक साथ देखा। तो ये लड़के क्या कर रहे थे तभी, पहली बार जब उन्होंने देखा तो वो उन्होंने ये देखा कि ये जो दो भाई है, जो दो लड़के हैं, उनको तो तभी पता नहीं था कि ये दो भाई है। तो दो लड़के छोटे छोटे ये कुछ मतलब वाइल्ड यानी कि जंगली, ओके, स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, ओके। तो जंगली स्ट्रॉबेरीज वो बेच रहे थे। एनकाउंटर का मतलब क्या है कि पहली बार एकदम से वो मतलब अचानक से फेस टू फेस आमने सामने वो मिले, ठीक है। तो पहली बार जब वो इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये दो लड़कों को देखा जो ये जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। इवन आफ्टर द ड्राइवर फॉरबिड्स द नरेटर टू बाय द वाइल्ड फ्रूट्स, ही बाइज द बिगेस्ट बास्केट एंड ड्राइव्स टुवर्ड्स द टाउन। अब ये है कि जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो ये तो अपना सामान बेच रहे थे,
तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोका, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज खरीदने के लिए, तो इनके जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने ऑथर को, नरेटर को उन्होंने मना किया कि साहब आप ये स्ट्रॉबेरीज मत, यस, ट्रू ब्रदर्स मीनिंग निकोला एंड जकोपो, लेकिन ये हमें अभी फिलहाल तो पता नहीं है, या फिर नरेटर को पता नहीं है इनका नाम क्या है, तो बाद में हमें पता चलेगा, बट यस इट्स करेक्ट दैट टू ब्रदर्स मीनिंग निकोला एंड जकोपो। ओके, सो व्हेन ही वांट्स टू बाय, कि हमने कुछ देखा तो हमें वो मतलब वहां से कुछ सामान खरीदने का मन करता है, हम रास्ते से खरीदते हैं, तो यहाँ पर ये जब गाड़ी से जा रहे थे इन्होंने देखा कि ये दो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, तो इनको ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अरे जंगली स्ट्रॉबेरीज मुझे खरीदना चाहिए, तो इन्होंने गाड़ी रोककर उस चीज को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, कि तब तक इनके ड्राइवर कह रहे हैं कि ये मत खरीदिए क्योंकि ये वाइल्ड फ्रूट्स है, ये जंगली फ्रूट्स है, ये आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, तो ये मतलब ठीक चीज नहीं है, हो सकता है कि कभी कुछ खाकर आपको एलर्जी आ जाए, या फिर किसी कारण की वजह से मतलब वो क्वालिटी में अच्छा नहीं होता, कुछ ऐसा नेगेटिव बात करके वो नरेटर को रोकना चाह रहे थे ये फल खरीदने से। लेकिन नरेटर जो है उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, रादर ही वेंट अहेड एंड ही बाइज, तो उन्होंने खरीदा तो जरूर, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा या फिर थोड़ा सा अमाउंट उन्होंने नहीं खरीदा, रादर ही गोज अहेड टू बाय द बिगेस्ट बास्केट, मतलब वो भाई दो भाई के पास जो सबसे बड़ा बास्केट था, जो सबसे बड़े कंटेनर में जितना ज्यादा वाला जो स्ट्रॉबेरीज था वो सबसे बड़ा वाला बास्केट, अगर आप देखें बाजार में जब आप जाएंगे तो आप हमेशा 1 किलो 2 किलो या 5 किलो 10 किलो का सामान आप नहीं खरीदते, राइट, हो सकता है कि आपको सिर्फ पाव किलो की जरूरत हो और वही चीज आपको मतलब 15 दिन 1 महीना शायद वो सामान चला भी जाएगा, राइट, ज्यादा से ज्यादा आप क्या खरीदते हैं कि आधे किलो का दाल खरीद देंगे या फिर ऐसे, तो अगर आपको 2 महीने 3 महीने के लिए चलाना होगा तो शायद आप मतलब बहुत सारा एक साथ खरीद के एक एक किलो या फिर 2 किलो का, तो ये शादी का घर तो है नहीं कि आप हमेशा इतना इतना सामान खरीदेंगे, लेकिन जितनी जरूरत है उतना आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि स्ट्रॉबेरीज का जो बास्केट है वो साइज के हिसाब से कि छोटा मीडियम बड़ा इस तरीके से उन्होंने रखा है, राइट, लेकिन इसमें से ये सारे बास्केट्स में से जो सबसे बड़ा वाला बास्केट जो है बिगेस्ट बास्केट वो नरेटर ने खरीदा एंड ड्राइव्स टुवर्ड्स द टाउन, और वो खरीद कर वो शहर की तरफ निकल गए। दिस सीन एम्फसाइजेस ऑन द फर्स्ट स्टेप of growing intimacy to between the narrator and the two boys, लेकिन ये सिर्फ एक पहली मुलाकात थी, ठीक है, तो this scene emphasizes यानी कि इसके ऊपर एक मतलब जो है ये सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ द नरेटर एंड द टू ब्रदर्स, क्योंकि ये कस्टमर थे और ये बेचने वाले थे, राइट, तो दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द रोड साइड, तो ये उनकी पहली मुलाकात थी, राइट, तो ये पहली मुलाकात किस लिए थी, ये एक पहला स्टेप था, एक पहला कदम था, किसके प्रति, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग इंटीमेसी, इंटीमेसी यानी कि नजदीकी। ओके, तो अभी देखिए अगर आप देखें तो हमारे परिवार में परिवार के लोगों के साथ हमारी एक अलग इंटीमेसी होती है, यानी कि एक क्लोजनेस होता है, राइट, कि सबसे ज्यादा हम माँ के करीब होते हैं या फिर पापा के करीब होते हैं, तो मतलब नॉर्मली जिनके साथ हमारा कनेक्शन बनता है, ठीक है, कभी हम दादा दादी के साथ बैठकर कहानी पढ़ते हैं, तो सब रिश्तों में एक अपना अपना क्लोजनेस होता है, राइट। अगर आप परिवार के बाहर जाएं तो परिवार के बाहर आपको कौन मिल जाता है, आपके आसपास के पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, सहेली हैं, उनके साथ आपका एक अलग जो है रिश्ता होता है, एक अलग क्लोजनेस होता है, कि दोस्त कहेंगे या फिर सहेली कहेंगे तो वो कितना बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या फिर सिर्फ हाय हेलो वाला रिश्ता है, ठीक है। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर्स के साथ हम इस तरीके से हमारा रिश्ता बनता जाता है, राइट। एंड देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग इंटीमेसी। ग्रोइंग यानी कि ये आगे जाकर यही रिश्ता, यही जो क्लोजनेस है, यही जो करीबी है, ये कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है बिटवीन द नरेटर एंड द टू बॉयज। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे स्ट्रेंजर्स हैं, मतलब एक दूसरे को वो जानते भी नहीं है, ये एक दूसरे के लिए अजनबी है। तो ना नरेटर को इन्होंने पहले कभी देखा, ना इन दो भाइयों को कभी इन्होंने देखा, लेकिन ये इनका एक पहली मुलाकात है जहां पर वो आगे जाकर
इस चीज को और ज्यादा करीबी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर। अब ये है कि पहली बार जब इन्होंने इन दो लड़कों को देखा तो ये जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। अब दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे यानी कि तुरंत दूसरे दिन, नरेटर फिर से रास्ते से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि अरे ये चेहरा तो बहुत मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, यही दो लड़के हैं। तो ये दो लड़के लेकिन कल जो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, आज स्ट्रॉबेरीज या दूसरा फल नहीं बेच रहे, वो काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा काम कर रहे हैं? फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर, यानी कि पब्लिक स्क्वायर यानी कि एक ऐसा मतलब बाजार में जो सबसे सेंट्रल एरिया होता है, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग और मतलब एक हमेशा जो है सुनसान एरिया नहीं है। दिस इज द मार्केट एरिया, एक पब्लिक प्लेस है जहां पर एक मतलब हमेशा चहल पहल लगी रहती है। ओके, और यहाँ पर वो फल नहीं बेच रहे, आज वो स्ट्रॉबेरीज नहीं बेच रहे, दूसरा कोई फल नहीं बेच रहे हैं, वो आज जूता चमकाने का काम कर रहे हैं, यानी कि शू शाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि शू पॉलिश करने वाला जो हम कहते हैं, वो तो शू पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, अटेंडेंस लिंक के बारे में अभी भी बातें हो रही है। यस, गुड इवनिंग साई, गुड इवनिंग बेटा। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये देखा कि ये लड़के कल जो काम कर रहे थे आज कुछ और ही काम कर रहे हैं, जूता चमकाने का काम कर रहे हैं या फिर शू पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं। ऑल राइट, एंड दिस अमेजेस द नरेटर। अमेजेस मतलब उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कल फल बेच रहे थे, आज ये जूता चमकाने का काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि इनके पास कोई एक मतलब पर्टिकुलर कोई नौकरी या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस या फिर एक पर्टिकुलर सामान बेचने का काम नहीं है। मतलब इनको कभी भी जो भी काम मिल जाए वो काम कर लेते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो जो सही रास्ता जिस तरीके से उनको लगे तो कम से कम वो बिना सोचे समझे वो काम करते हैं। तो कल उन्होंने फल बेचने का काम किया, आज ये जूता चमकाने का काम कर रहे हैं। So this amazes the narrator. This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. अब यहाँ पर ये बुक रिव्यू है, तो यहाँ पर आप कोई डायलॉग जो मतलब नरेटर और वो दो लड़कों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, बिकॉज दिस इज द स्टोरी रिव्यू और दिस इज द बुक रिव्यू। ओके, तो यहाँ पर ये रिव्यू के हिसाब से हमें पता चल रहा है, लेकिन इतनी बातें समझ में आ गई है कि आपस में वो बातचीत जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बातों से ही उन्होंने रिवील किया, उन्होंने खुलासा किया। रिवील का मतलब क्या है? खुलासा करना। मतलब अगर मुझे कुछ पता है तो मैं मेरे बारे में जब तक मैं आपको नहीं बोलूं तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट? लेकिन अगर मैंने कुछ अपने बारे में कहा तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अपने बारे में मैं खुलासा कर रही हूँ। आई एम ओपनिंग अप अबाउट माई सेल्फ, आई एम रिवीलिंग माई सेल्फ। ऑल राइट, सो दिस इज व्हेन दे, बेटा प्लेजेंट, एक मिनट, हाँ कहाँ पर है प्लेजेंट? प्लेजेंट अभी तक हम आए नहीं हैं। आई विल टेल यू, लेट मी जस्ट रीच टिल देयर। मैं अभी तो एक मिनट है, तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग बनता है। नॉर्मली प्लेजेंट का मतलब क्या है कि एक सुहाना सा, जैसे वी से फॉर एग्जांपल दैट टुडे द वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट, यानी कि आज का जो मौसम है वो काफी सुहाना मौसम है, यानी कि बहुत अच्छा मौसम है, राइट? दैट इज जनरली द मीनिंग ऑफ प्लेजेंट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, पहले मुझे उतना तक पहुंचने दीजिए। दिस इज व्हेन दे रिवील द फैक्ट दैट दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो बातचीत से, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर डायलॉग हमें नहीं पता चल रहा है, राइट? बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल स्टोरी, बट थ्रू दिस रिव्यू वी अंडरस्टैंड कि ये जो पात्र है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, दो भाई हैं और ये नरेटर है, आपस में बातचीत हो रहा है। तो तब जाकर उन्होंने उनके बारे में और ज्यादा खुलासा किया कि हम तो कोई भी काम करते हैं, न्यूमरस काइंड्स, यानी कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है, हम अलग अलग, न्यूमरस यानी कि बहुत सारे अलग अलग काम हम करते हैं। तो न्यूमरस काइंड्स यानी कि मतलब क्या है? न्यूमरस यानी कि बहुत सारा। ऑल राइट बेटा, इनोसेंट मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जरा उस लाइन तक पहुंचने दीजिए सोनाली। इनोसेंट का नॉर्मली मतलब अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट करके बताऊं तो मतलब जो नादान है। ओके, बच्चे इनोसेंट होते हैं, नादान होते हैं। तो नादानी
को इनोसेंस कहा जाता है, इनोसेंट यानी कि नादान व्यक्ति। ऑल राइट, तो ये छोटे बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स ये नादान है, राइट, एंड द नरेटर इज बिगर, ही इज एल्डर। तो यहाँ पर न्यूमरस का मतलब क्या है, न्यूमरस मतलब बहुत सारा, ओके, नंबर ऑफ, तो बहुत सारा काम, अलग अलग तरीके का काम वो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, टू अर्न मनी, अर्न मतलब पैसा कमाने के लिए, मनी का मतलब है पैसा, अर्न यानी कि कमाना, तो पैसे कमाने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम करते हैं। Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. अब soft corner मतलब क्या है, soft का मतलब क्या है, delicate, नरम, ठीक है, और heart का मतलब क्या है कि दिल, तो दिल में इनके प्रति एक जो है क्या कहे, एक मतलब इनको नरेटर जो है रास्ते में ये बच्चे मतलब कुछ सामान खरीद रहे हैं, सॉरी कुछ सामान बेच रहे हैं या फिर शू चमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर एक ऐसा भाव है जिसको देखकर नरेटर के मन में उनके प्रति एक जो है प्यार का, एक नर्म का मतलब एक भाव जो है, एक अलग टाइप का, कि बच्चे को देखकर, किसी भी बच्चे को देखकर हमें लगता है ना कि बाबा कितना छोटा सा नादान सा बच्चा है, एक प्यार आता है उसके ऊपर। सो दैट इज व्हाट, कि उनके प्रति उनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं नरम हो रहा है, मतलब ही इज फीलिंग गुड एंड ही इज फीलिंग दैट लाइक इमोशन फॉर देम, ओके, नहीं तो ये तो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी है, इनके लिए क्या भावना, लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों को देखकर नरेटर के दिल में कुछ असर हो रहा है या फिर कुछ इमोशंस आ रहे हैं। ही फाइंड्स देम टू बी इनोसेंट, सीरियस, प्लेजेंट एंड अर्नेस्ट, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं, इनोसेंट, सीरियस, प्लेजेंट एंड अर्नेस्ट, ये 4 वर्ड्स हैं जो क्वालिटीज हैं, ये कुछ ऐसे मतलब व्यक्तित्व में अपने उनके पर्सनालिटी में कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जिनको देखकर नरेटर इनके प्रति इनका एक अलग प्यार, एक सम्मान जो है, छोटे बच्चे हैं लेकिन उनके लिए भी उनका आदर भाव जो है उनके दिल में पैदा हो रही है। तो क्या क्या देखा उन्होंने, ही सॉ दैट दीज बॉयज आर इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या है, नादान, ठीक है, छोटे बच्चे हैं लेकिन नादान है, ये मतलब उनके चेहरे से दुष्टता या फिर मतलब क्रूरता ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट, दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर किड्स, राइट। अब प्रेशर में आकर, सर्कमस्टेंस या फिर जो परिस्थिति है उसमें पढ़कर वो ये काम कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, इनको मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं सच्चाई से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, दे आर सीरियस अबाउट देयर वर्क, दे आर नॉट टेकिंग इट कैजुअली कि अरे चलो ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है, दे आर टेकिंग देयर वर्क सीरियसली, दे आर प्लेजेंट, ठीक है, उनके दिमाग में ये नहीं है कि अरे मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैंने तो मुझे दूसरा कुछ मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे यही काम करना पड़ रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है, जूता चमकाने का काम कर रहे हैं लेकिन खुदगर्जी से कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इन अ वेरी मतलब ऐसा वे में कि मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, राइट, जो भी कमाई होगी मेहनत की होगी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, तो उसका ये जब आप सोचते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन आ जाता है, राइट, दैट मीन्स दैट दे आर हैप्पी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मेहनत का कमा रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं, ओके, एंड अर्नेस्ट यानी कि बहुत ही नर्म और हम्बल तरीके से, मतलब ये अच्छी क्वालिटीज हैं जो इन बच्चों के अंदर नरेटर ने देखी। द बॉयज आर, हाँ बेटा एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे थोड़ी देर में, ओके, मैं आपको देती हूँ टाइम, रुक जाइए, मुझे सिर्फ 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस और बोलने दीजिए, देन वी विल टेक अप, ओके। शायद नियति मैम ने अटेंडेंस लिंक दिया है, जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे एक बार देख लीजिए और अपना अटेंडेंस भर दीजिए। द बॉयज आर वेरी यूजफुल टू द नरेटर, यानी कि नरेटर के लिए ये बॉयज जो है ये बहुत ही यूजफुल है, यानी कि उन्होंने मतलब उनके काम में आते हैं, वो कैसे वो काम में आते हैं, लेट्स सी, दे आर वेरी विलिंग टू सेटिस्फाई ऑल दैट द नरेटर रिक्वायर्स, और नरेटर को जो भी सामान चाहिए, जो भी काम करना है, जो भी चाहिए उनको, ठीक है, वो सारी जरूरतें जो है ये लड़के, 2 लड़के जो हैं वो पूरा कर रहे हैं,
All right. They are also found selling newspapers by the narrator one stormy night. Stormy यानी कि क्या? तूफानी रात. ठीक है. Storm का मतलब क्या है? तूफान. और stormy मतलब तूफानी. तो stormy night यानी कि एक तूफानी रात में जब लोग अपने आप को बचाकर घर में रखना पसंद करेंगे, घर में रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैसे हालात में भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि तूफान है, मैं घर पे रजाई ओढ़कर मैं सो जाऊंगा, ऐसा नहीं है. वो न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना है और पैसे कमाना है. One day when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village पोलेता. अब पोलेता जो है वो एक गांव का नाम है, राइट. विलेज का अर्थ होता है गांव. स्टॉमी का मतलब बादल नहीं है बेटा वेदिका. स्टॉमी मतलब होता है तूफान, जो एक बहुत जोरों का जो हवा चलता है, हवा चलती है और फिर मतलब सारे पेड़ इधर उधर हो जाते हैं, कभी कभी पेड़ अपरूट भी हो जाते हैं, राइट. वो पूरा मतलब जमीन से उकड़ कर नीचे आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज स्टॉर्म, यानी कि बहुत जोर से तूफान. तो एक तूफानी रात में वो मराठी में, अच्छा क्योंकि आपने लिखा है वादळ, तो वादळ नॉर्मली अगर मैं इसको बांग्ला में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मतलब बादल होता है. बादल तो मतलब मेघ या फिर क्लाउड्स. तो उस हिसाब से मैंने आपसे कहा कि बादल नहीं है. ओके. तो दैट इज द like that is what I had in my mind. All right. So they were found selling newspapers. तो जब अब हर एक दिन, जब आए दिन जब आप एक दूसरे को मतलब देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो चेहरा, यस तूफान. सो एक दूसरे का चेहरा आप पहचान जाते हैं. तो अब ये क्या है कि नरेटर और ये लड़के जो हैं अक्सर मिलने लगे हैं. ऑलमोस्ट एवरी डे दे आर मीटिंग, बट दे आर मीटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द रोड साइड. तो कभी वो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, तो कभी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, तो कभी वो शू चमकाने का काम कर रहे हैं. तो दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट. यस मैम, आई विल वाइंड अप. ओके मैम. या सो दैट इज व्हाट इट इज. तो तब उनके मन में ये आया कि ये लड़के मतलब बहुत ही काम करने वाले मेहनती लड़के हैं. तो कभी कभार इंसानियत के हिसाब से ही मैं कभी पूछ लूं कि बाबा कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, कुछ सामान चाहिए या फिर कुछ किसी तरह से मैं आपकी मदद कर दूं या फिर हेल्प कर दूं. तो जब इन्होंने एक दिन ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स के हिसाब से जब उन्होंने कहा कि आपको कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए, राइट. तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी कि जब आप एक दूसरे को, जब आप डेली मिलते हैं किसी से या फिर एक धीरे धीरे एक रिश्ता होता है, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को इंसानियत के हिसाब से ही सही एक साधारण सा एक सेंटेंस आपसे पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं, या फिर आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए. तो सच में वो सामने वाला इंसान शायद आपको कुछ ना बोले, लेकिन हो सकता है कि उतना कहने से ही उसका दिन बन जाए. तो वन डे when they are asked that if you need anything let us know. तो इन्होंने सामने से, इनको जरूरत थी तो इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे लिए अगर आप हमें थोड़ी सी लिफ्ट दे दें आपके गाड़ी में, ताकि हम जो बाजू वाला जो गांव है पोलेता, वहां पर हमें छोड़ दीजिए. ठीक है, वहां तक हमें छोड़ दीजिए. आई थिंक आई विल स्टॉप ओवर हियर, इट्स ऑलरेडी 8:30. नियति मैम. जी मैम. मैम एक बार आप जरा अनम्यूट कर देंगे बच्चों को, क्योंकि वो ना काफी टाइम से मेरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे. 5 मिनट में लेना चाहूंगी, वो कुछ अपना एग्जाम्पल वगैरह देना चाहते थे. ठीक है मैम. हाँ मैम. हेलो टीचर. हाँ बोलिए. क्योंकि मैम बोलिए बेटा बोलिए. वेदिका, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग, आपको कुछ एग्जांपल देना था. वेदिका मैम अटेंडेंस फिर से. हाँ मैम मैं बोलूं लावण्या? हाँ बोलिए. मैम मुझे एग्जांपल देना था. हाँ बोलिए बोलिए. आपने बताया ना कि हमारे मम्मी पापा की क्षमता नहीं होती तभी भी हमें हमारे मम्मी पापा सब कुछ दिलाते हैं. तो मुझे ना एग्जांपल याद आया था. मम्मी ने ही मुझे बताया था, वो जब छोटी थी ना
तो तभी मम्मी और मतलब मम्मी पापा की तभी तो इतनी कंडीशन नहीं थी ना कि उन्हें जो भी चाहे वो मिल जाए। तो मम्मी बता रही थी कि मम्मी जब छोटी थी ना हमारे उम्र की, तो जब दिवाली आती या कोई भी फेस्टिवल आता, तो उन्हें जब कपड़े लेने पड़ते ना, तो उनके माँ बाबा तो कपड़े ले देते, पर जब भी मतलब और कुछ लेना पड़ता, मतलब आज मतलब फेस्टिवल को मुझे एक नहीं, मुझे दो चाहिए, मुझे एक मुझे दो ड्रेसेस चाहिए या तीन चाहिए। तो इतनी कंडीशन नहीं थी ना कि इतना मम्मी पापा उन्हें दे पाते। पर मम्मी बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे उस कंडीशन में कुछ भी कम नहीं करा। मेरी मम्मी की जो सिस्टर है ना, वो 4 सिस्टर है, मतलब मेरी मम्मी धर के 5 है। तो मम्मी बता रही थी कि फिर भी उनके मम्मी पापा उनको सब कुछ दिलाते, मतलब उनकी क्षमता ना होने मतलब जितना है जितना है उनसे उससे बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब उनको खुद के प्रति उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन बच्चों की हर जरूरत उन्होंने पूरी की। ऑफ कोर्स पेरेंट्स दे डू दैट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लव, राइट। उनका बच्चों के प्रति एक प्यार होता है, एक जिम्मेदारी होती है, तो उन्हें लगता है कि मैं जो अपनी लाइफ में मैं नहीं पा सका, मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे दूं। एब्सोल्युटली ट्रू। यस जागृति, आप बोलिए बेटा। जागृति। टीचर हाँ टीचर एक्चुअली ना मैं अभी अभी लेफ्ट हो चुकी थी, मतलब पता नहीं कैसे, हाँ। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, इसलिए फिर मैंने हैंड रेज किया। अभी आपने लावण्या ने कुछ बताया और आपने क्या कहा? अच्छा नहीं, हम जो लेसन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो देवर रेजिंग देयर हैंड्स ना क्लास के टाइम पे कि मुझे एग्जाम्पल शेयर करना है। तो वो अपनी मम्मी के एग्जाम्पल के बारे में वो बता रहे थे कि अपने बचपन में उन्होंने, अपने माता पिता ने कैसे, मतलब इतना क्षमता ना होते हुए भी उन्होंने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, उन्होंने उनको सब कुछ दिया। तो दैट इज व्हाट शी वाज शेयरिंग द एग्जाम्पल। ओके जागृति, आपको कुछ कहना है? यस टीचर, हाँ, मतलब जो लावण्या ने कहा ना वो बिल्कुल सही है टीचर, क्योंकि हमारे मम्मी पापा मतलब ऐसे होते हैं कि अगर हमें कुछ जरूरत पड़े, मतलब टीचर मैंने ना अभी अभी मतलब कल ही एक मैंने वीडियो देखा कि टीचर मैंने मतलब यूट्यूब पर शॉर्ट्स आ रहे थे ना, तब मैंने मेरी बहन देख रही थी तो मैं भी देखने के लिए लगी। तो टीचर एक ऐसा वीडियो आया कि जहाँ पर पापा के जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और लड़की को 20 रुपए चाहिए थे। तो पापा के पास वो गई और पापा को बोला कि पापा क्या आप मुझे 20 रुपए दे सकते हैं? तो पापा ने कहा ये लो बेटा, 50 रुपए है मेरे पास, 50 के 50 रख लो। और टीचर सामने माँ बैठी थी, माँ बोली कि ये तो राशन लाने के लिए आपने ये 50 रुपए रखे थे ना, ये भी अगर आप इसे दे देंगे तो हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे। तभी उनके पापा ने बताया कि रहने दो, बच्चों के लिए ही तो हम लोग कमा रहे हैं। हम एक दिन अगर भूखे सो जाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर हमारी बेटी भूखी सोई तो हमें बहुत तकलीफ होगी, ऐसा उनके पापा ने कहा। और टीचर तभी उनकी बेटी के पास उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। तो उनकी बेटी ने कहा कि पापा अब मेरे पास वक्त नहीं है, आप खुद उठकर ले लीजिए। तो टीचर मतलब उनके पापा को इतना बुरा लगा कि हम अपने बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, हम उनके हर एक खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ जरूरत पड़े तो वो हमें अनदेखा कर देते हैं, वो हमें कभी नजरअंदाज कर देते हैं। तो टीचर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें
बहुत प्यार से रहना चाहिए टीचर, यही मैं Absolutely. कहना चाहूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या मांगते हैं वो? सिर्फ प्यार और इज्जत ही तो मांगते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ दे नहीं सकते इनको, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दान दिया है, तो इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, राइट? बट देन द सैड पार्ट इज दैट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चे जब ऐसे व्यवहार करें तो नेचुरली इट हर्ट्स अ लॉट, राइट? एंड इट शुडंट बी डन। ओके, और कोई कुछ यस कहना टीचर, चाहेगा? और टीचर मैं और बताऊं? अच्छा, जल्दी से बोल दीजिए बेटा, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो इवन दो आई एम लाइकिंग दैट यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया था करके नियति मैम से मैंने थोड़ा सा टाइम मांग लिया एक्स्ट्रा। ओके टीचर, टीचर हमारे मम्मी पापा को ना हमारा सिर्फ कुछ वक्त चाहिए होता है, ना कि हमारी सैलरी। मतलब टीचर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमारी सैलरी के लिए हमें मतलब इतना हमारी खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन टीचर ऐसा नहीं होता है। वो हमें हर पल पल के लिए वो हमें मतलब ऐसे देखते हैं कि हमारी बच्ची सोई क्या, हमारी बच्ची ने खाना खाया क्या, हमारी बच्ची क्या कर रही है। टीचर वो हमारी हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। और टीचर अगर उन्होंने हमारे पास अगर कुछ देर के लिए हमारा वक्त अगर मांग लिया ना, तो हम उन्हें वो वक्त नहीं दे पाते हैं। तो टीचर हमारे मम्मी पापा के लिए ना सिर्फ हमारा वक्त ही इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारी सैलरी। एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना मतलब समझदारी की बातें कर रहे हैं। तो मैं यही आशीर्वाद दूंगी आपको कि आपकी ये जो समझदारी है ये आपके पूरे जीवन भर रहे, और सिर्फ अपने तक ही नहीं, समाज के लिए भी हमें अपना दायित्व ज्ञान जो है वो करना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं तो बात सही है कि सिर्फ इतने बड़े हो जाने के बाद भी, जब हम नौकरी करने के बाद, जब हम ऑफिस से, स्कूल से जब हम घर पे आते हैं, तो पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हैव यू ईटन योर टिफिन। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो एक माँ के लिए वही है कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं। तो अभी भी हम इतने बड़े हो गए हैं, तो जब घर में कदम रखते हैं तो दादी है, नानी है, वो सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि आज खाना खाया कि नहीं। और अगर मैं अपनी मम्मी को फोन करूं तो वो कहते हैं कि आज टिफिन में क्या लेकर गए थे। तो देखिए, बात यही है कि अपने माता पिता का यही एक है कि बच्चे ने ठीक से खाना खाया कि नहीं, हम रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, उनको